यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी देश की सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, जिस एग्जाम्स में क्वालिफाई होने के बाद कैंडिडेट सिविल सर्वेंट बनते हैं और सिविल सर्वेंट बनने के बाद उनको समाज में एक ऐसे जगह पर जाकर के, एक ऐसे पोस्ट पर जाकर के काम करने का मौका मिलता है जहां पे वो सोसाइटी के लिए डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। काफी सारा पावर्स भी उनको दिया जाता है। काफी फैसिनेटिंग जॉब्स है। लाखों लोग हर साल इसके लिए अप्लाई करते हैं, जिनमें से काफी गिने चुने लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं, जो कि बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट होते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी प्रेस्टिजियस एग्जाम, इतना डाइवर्सिफिकेशन जॉब के अंदर, इतना फैसिनेटिंग जॉब जो सिविल सर्वेंट का जॉब है, इस सिविल सर्विस का क्या इतिहास रहा है? किस तरीके से सिविल सर्विस जो है वो इवैल्यूएट हुई है हमारी कंट्री में, यानी कि भारत में सिविल सर्वेंट जो है ये कंसेप्ट सबसे पहले कहां देखने को मिलता है? कब से शुरुआत की गई सिविल सर्विस की पोस्ट की? कब से लोग जो है वो सिविल सर्वेंट बनने लगे हमारे कंट्री के अंदर में? तो आज की वीडियो में हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि सिविल सर्वेंट के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि सिविल सर्विस का जो इतिहास रहा है, यानी कि कब से ये शुरू हुई है और किस किस तरीके से इवॉल्व होकर के आज यूपीएससी बनी है। इसके पूरे इतिहास पर एक नजर डालेंगे। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा आपको ये जानना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री की। कई सारे लोगों का ये मानना है कि जो सिविल सर्विस है ये ब्रिटिशर्स जब हमारे इंडिया में आए उसके बाद से सिविल सर्वेंट्स और सिविल सर्विसेज का शुरुआत हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा सच नहीं है। अगर हम ब्रिटिशर्स से पहले के इतिहास को देखते हैं, यानी कि एंसेंट हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं इंडिया के, वहां पे भी हमें सिविल सर्वेंट नाम की कोई कंसेप्ट जो है वो देखने को मिलती है। यानी कि सिविल सर्विसेज जैसे ही कंसेप्ट वहां पे भी एक देखने को मिलती है, वैसे ही पोस्ट वहां पे हमें देखने को मिलती है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मौर्यन एम्पायर से। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वो मौर्यन एम्पायर का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, जो कि उनके एक प्राइस थे चाणक्य, उनके नेतृत्व में उनके द्वारा काम करी गई थी। और भारत में सबसे लार्जेस्ट एम्पायर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मौर्यन एम्पायर ही रहा था। मौर्यन एम्पायर की अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं तो यहाँ पे हमें काफी सारे ऐसे पोस्ट देखने को मिलते हैं जहां पे सिविल सर्विसेज काफी सिमिलर करती है। फॉर एग्जांपल, एक मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में एक पोस्ट था जिस पोस्ट का नाम था समहर्ता। समहर्ता जो पोस्ट था, यानी कि समहर्ता एक ऑफिसर होते थे। ये ऑफिसर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, यानी कि कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। दूसरा एक और पोस्ट था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में जिसका नाम था सनिधता। सनिधता एक ऐसा पोस्ट था जिस पोस्ट का काम था कि वो ट्रेजरी ऑफिस को ट्रेजरी ऑफिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कि ट्रेजरी ऑफिस में जितने भी खजाना है, जितना भी रेवेन्यू है, वहां पे उनका जो है देखरेख करना रिस्पॉन्सिबिलिटी सनिधता पोस्ट के ऑफिसर का होता था। तीसरा जो पोस्ट था वो था प्रदेशता। प्रदेशता पोस्ट आज के टाइम से अगर आप कंपेयर करोगे तो आज आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगा जिस पोस्ट का नाम है कमिश्नर। कमिश्नर कौन होते हैं? कमिश्नर होते हैं हमारे इंडिया में जिस जगह पे आप देखोगे डिवीजन होती है, स्टेट जो है वो डिवीजन में डिवाइड है, डिवीजन सब डिवीजन में है, इस पर हम बाद में चर्चा कर रहेंगे। लेकिन जो आज के डेट में डायरेक्टर का जो पोस्ट होता है, जो कमिश्नर का पोस्ट होता है, वो प्रदेशता के पोस्ट से बहुत ही सिमिलर है, क्योंकि प्रदेशता जो है वो उस वक्त कमिश्नर रैंक के पोस्ट होते थे। तो ये सभी चीजें हमें मौर्यन एम्पायर में ये पोस्ट देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सिविल सर्वेंट्स की शुरुआत तब से ही हो चुकी थी और इन सभी के बारे में हमें पता चलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बुक से। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं अपने इतिहास में तो गुप्ता एम्पायर पे आते हैं। गुप्ता एम्पायर लगभग 320 सीई से शुरू होकर के 647 सीई तक चली थी। पॉलिटिकली अगर यूनाइटेड की बात करें तो 335 एडी से 455 एडी तक इसका पॉलिटिकली यूनाइटेशन रहा है। लेकिन गुप्ता एम्पायर में भी आपको काफी ज्यादा सिमिलर एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा जो आज के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन आप देख रहे हो हमारे कंट्री के अंदर में। गुप्ता एम्पायर में भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी और स्टेट गवर्नमेंट होती थी, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट में वहां पे काफी सारे मिनिस्ट्री डिवाइड होते थे और उन मिनिस्ट्रीज में उन सभी को अलग अलग पोर्टफोलियो दिया जाता था, जैसे आज मिनिस्ट्रीज को अलग अलग पोर्टफोलियो दी जाती है। एक फॉर एग्जाम्पल अगर हम जानने की कोशिश करें तो एक पोस्ट थी, एक मिनिस्ट्री का एक पोर्टफोलियो था जिस पोर्टफोलियो का नाम था महासंधि ग्रहिका। महासंधि ग्रहिका जो है वो एक मिनिस्ट्री थी जिनका पोर्टफोलियो था पीस एंड वॉर का। ओके,
तो पीस एंड वॉर का पोस्ट इसके पास था महासंधि ग्रहिका। संधि वर्ड इसमें आपको नजर आ रहा होगा। संधि का मतलब भी आप समझ रहे हो कि समिट, किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज, अगर किसी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट होती है तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज करवाने का, पीस एस्टैब्लिश करवाने का काम जो है इस मिनिस्ट्री का होता था। ऐसे और भी सारे मिनिस्ट्री थे। फॉर एग्जाम्पल एक था महाभंडागृहिका। भंडागृहिका का मतलब कि भंडार घर जो होता था, जो ट्रेजरी होम होता था, जहां पे जो राज्य की ट्रेजरी खजाना को रखा जाता था, उसके हेड होते थे। तो ये कौन होते थे? मिनिस्ट्री होती थी, जिस मिनिस्ट्री का हेड ऑफ द ट्रेजरी डिपार्टमेंट के हेड होते थे। ठीक है, ये थी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। अगर हम गुप्ता एम्पायर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट में देखते हैं तो ये देखिएगा आप, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आज के टाइम से इसको कंपेयर करके देखना। देखो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में गुप्ता एम्पायर के टाइम में सबसे लार्जेस्ट यूनिट जो होता था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो होता था भुक्ति। ठीक है, भुक्ति नाम से लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को माना जाता था। अगर हम बिहार की बात करें, देखो बिहार एक ऐसा जगह था जिस वक्त मौर्यन एम्पायर चल रही थी, गुप्ता एम्पायर चल रहा था, तो यहाँ पे काफी इन लोगों का डोमिनेंस रहा है इन एम्पायर्स का। तो हिस्टोरिकली बिहार का एरिया काफी रिच है, मगध वाला एरिया काफी रिच है। ठीक है, तो बिहार में अगर हम देखें तो गुप्ता के टाइम में एक जो है भुक्ति थी, जिस भुक्ति का नाम था तिराभुक्ति। बिहार के जो लोग होंगे उनको पता होगा, तिराभुक्ति आज के टाइम में तिरहुत के नाम से फेमस है। देखो, उस वक्त तिराभुक्ति जो है एक भुक्ति थी। ठीक है, आप भुक्ति को कंपेयर करोगे आज के टाइम में तो आप डिवीजन से कंपेयर करो, है ना, जो कमिश्नरी होता है, हिंदी में आप प्रमंडल कहते हो जिसको। ठीक है, तो डिवीजन होती थी, उस डिवीजन का एक डिवीजन नाम था तिराभुक्ति। तिराभुक्ति के अंदर में उसमें पटना, शाहाबाद और साउथ मुंगेर वाला एरिया आता था। एक और भुक्ति देखने को मिलता था बिहार वाले एरिया में, जो था मगध भुक्ति। मगध भुक्ति के अंदर में राजगीर वाला एरिया और गया वाला एरिया आता था, यानी कि राजगीर और गया, ठीक है, ये दोनों कहाँ आता था? मगध भुक्ति के अंदर में। और देखो, जो भी भुक्ति थी वो भुक्ति गवर्न की जाती थी उपारिका। उपारिका एक पोस्ट था जिसको आज के टाइम में आप कंपेयर करोगे डायरेक्टर के पोस्ट से, कमिश्नर के पोस्ट से। ठीक है, जैसे आज के टाइम में डिवीजन किसी भी स्टेट की होती है तो उसके जो हेड होते हैं ना, डायरेक्टर, उस वक्त जो भुक्ति थी वो डिवीजन थी और उसके हेड थे उपारिका। देखो, अब भुक्ति जो थी, भुक्ति को कई सारे विषयाज में डिवाइड किया गया था। ठीक है, और विषया आज के डेट में अगर आप कंपेयर करोगे तो डिस्ट्रिक्ट के नाम से कंपेयर कर सकते हो। जैसे आज कैसे डिवीजन जो है, डिवीजन कोई एक डिवीजन, डिवीजन के अंदर में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, वैसे ही भुक्ति जो है, भुक्ति के अंदर में कई सारे विषयाज आते थे। विषयाज क्या थे? डिस्ट्रिक्ट, जिला, जिसके हेड होते थे विषयापति। विषयापति को आज के अगर ऑफिसर से आप कंपेयर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना, जो डीएम और डीसी होते हैं, इस पोस्ट के रैंक के जो ऑफिसर्स होते थे वो विषयापति होते थे उस टाइम में। उसके बाद भी है, अगर आप देखोगे तो विषयाज जो है वो विस्तीज में डिवाइड होती थी। विस्ती गांव, जिसको आप कह सकते हो विलेज के नाम से उस वक्त चला जाता था, विलेज को। और जो विलेज के हेड होते थे वो होते थे महारता। महारता को आप कंपेयर करोगे आज के टाइम में तो आप कर सकते हो एसडीएम से, यानी कि जो सब डिविजनल ऑफिसर्स होते हैं उससे आप कंपेयर कर सकते हो, है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे ऊपर क्या हो गया? भुक्ति। भुक्ति कई सारे किस में डिवाइड हो गई? विषयाज में। विषयाज कई सारे किस में डिवाइड हो गए? विस्तीज में। तो भुक्ति क्या हो गया? डिवीजन हो गया। विषयाज क्या हो गया? डिस्ट्रिक्ट हो गया। और विषयाज जो डिवाइड हुई विस्तीज में वो क्या हो गया? विलेजेस हो गया। तो ऐसे जो है वो गुप्ता एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे हिस्ट्री में तो दिल्ली सल्तनत में भी कई सारे ऐसे पोस्ट थे जो सिविल सर्विसेज से सिमिलर थे, सिमिलैरिटीज उसमें काफी सारी थी, जो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। फिर अगर आप मुगल में देखोगे तो मुगल में भी आपको एक मनसबदारी सिस्टम देखने को मिलेगा। जब मुगल यहाँ आए थे तो उन्होंने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया था, वो भी सिविल सर्विसेज से काफी सिमिलर थी। ओके, तो यहां तक अगर आप देखोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडीवल हिस्ट्री में भी हमारे सिविल सर्वेंट जैसी कंसेप्ट देखने को मिलती है। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, जब ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आते हैं। फिर 1600 में ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आते हैं, जैसा कि आपको पता है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट होता है और उसके बाद जो कमर्शियल सर्विसेज थी उसको मिलिट्री सर्विसेज से अलग किया जाता है। दोनों सर्विसेज को बाइफरकेट किया जाता है और उस दोनों के बाइफरकेट करने के बाद बीच में एक सिविल सर्विसेज कंसेप्ट को लाया जाता है। फिर हम लोग आते हैं 1786 में। देखो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे उस टाइम में। इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। अब इनको फादर ऑफ सिविल सर्विस क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो पहले जो भी सिविल सर्विस तरीके का कंसेप्ट चल रहा था उसका नाम भी कुछ और था।
और उसका तरीका भी कुछ अलग अलग था, लेकिन सिमिलैरिटीज काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए हम लोग उसको सिविल सर्विस के नाम से कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज हमारे कंट्री में एंसेंट के टाइम से ही देखने को मिल रही है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो सिविल सर्विस के पोस्ट को काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनको सिविल सर्विस का फादर भी कहा जाता है। इन्होंने सिविल सर्विसेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट में जो उन्होंने डिवाइड किया था वो था कोविनेटेड सिविल सर्विस, और दूसरा जो था वो था अनकोविनेटेड सिविल सर्विस। जो कोविनेटेड सिविल सर्विस थी ये हायर पोस्ट थी, और इसमें जो है मैक्सिमम यूरोपियन कैंडिडेट ही क्वालिफाई करते थे। और जो अनकोविनेटेड सिविल सर्विस थी इसमें मोस्टली इंडियंस देखने को मिलते थे, और ये लोअर पोस्ट का सर्विस होता था। तो इस तरीके से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज को डिजाइन किया 1786 में। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके अपॉइंटमेंट की, तो देखो उस वक्त जो अपॉइंटमेंट होती थी सिविल सर्वेंट्स की, उस वक्त कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर थे उनको ये अधिकार प्राप्त था कि वो अपने पसंद से किसी भी कैंडिडेट को सिविल सर्वेंट्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही कोई कैंडिडेट सिविल सर्विस के लिए अपॉइंट किया जाता था उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाता था। ट्रेनिंग उसका करने के लिए उनको भेजा जाता था लंदन। लंदन में उस वक्त एक कॉलेज थी, लंदन हैलीबरी कॉलेज, और उस हैलीबरी कॉलेज के अंदर में जो है सिविल सर्वेंट्स का ट्रेनिंग होता था, और ट्रेनिंग के बाद सिविल सर्वेंट्स को वापस इंडिया आना होता था, और इंडिया आकर के वापस ये लोग वहां पे सिविल सर्वेंट्स की तरह जॉब करते थे। अब हम लोग आते हैं 1853 में। 1853 में लॉर्ड मैकॉले के द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो भी सिविल सर्वेंट्स पहले नॉमिनेट किए जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा, अब ऐसा नहीं होगा। अब उनको मेरिट के बेसिस पे जो है वहां पे अपॉइंटमेंट दी जाएगी, है ना। और चार्टर एक्ट 1853 थी, इसमें ये बात रखी गई, और इसके बाद जो है वो ओपन कंपटीशन शुरू हो गया, और जो मेरिट बेस्ड सिविल सर्वेंट्स को जो है वो अपॉइंटमेंट करने लग गया, और जो नया एक कह सकते हो कि मॉडर्न सिविल सर्वेंट्स का एस्टैब्लिशमेंट हो गया, है ना। मॉडर्न सिविल सर्विसेज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और पैट्रोनेज सिस्टम जो चल रही थी, यानी कि किसी को भी अपने मन से अपॉइंट करना एज अ सिविल सर्वेंट, वो खत्म कर दिया गया, और ओपन कॉम्पिटिशन जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद लंदन के अंदर में 1854 में एक सिविल सर्विस कमीशन अपॉइंट करा गया, जो कि सिविल सर्विस के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गई। फिर 1855 में पहली बार सिविल सर्विस के लिए एक कंपटीशन एग्जाम्स कंडक्ट कराया गया, जो कि लंदन में कंडक्ट कराया गया। और देखो ये ध्यान रखना कि अब जो है सिविल सर्विस का एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और जो सिर्फ और सिर्फ लंदन में कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। और ये जो एग्जाम्स था, इस एग्जाम्स में एज लिमिट 18 साल से लेकर के 23 साल तक की एज लिमिट रखी गई थी, और ये एग्जाम्स का सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि ये इंडियंस के लिए काफ़ी टफ था क्वालिफाई करना। वो कहते हैं ना कि एक्चुअली मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि इस एग्जाम्स के सिलेबस के अंदर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे। फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था यूरोपियन क्लासिकल। यूरोपियन क्लासिकल जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एकदम अननोन सब्जेक्ट था, लेकिन यूरोपियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फैमिलियर सब्जेक्ट था। तो इसी वजह से क्या होता था कि जो यूरोपियन कैंडिडेट होते थे वो आसानी से एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लेते थे, लेकिन वहीं इंडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ यानी कि नामुमकिन था इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करना। इसलिए इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन इस एग्जाम्स में बहुत कम देखने को मिलता था, वहीं ब्रिटिशर्स के यूरोपियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं थे कि इस पोस्ट पे इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंट होकर के आए। लेकिन हम तो इंडियंस हैं, इंडियंस कभी किसी चीज़ में पीछे रहे कहाँ हैं। फिर आता है 1864 एंड द वन एंड ओनली सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर, उनके भाई, इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया और इंडिया में सबसे पहली बार सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्लियर किया और IAS पोस्ट के लिए अपॉइंट किए गए सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर became the first Indian person who qualified, who cleared the civil services examinations and secured IAS service in our country। देखो उससे पहले रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, और रिवॉल्ट ऑफ 1857 होने के बाद क्या हुआ था कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चल रहा था हमारे कंट्री में, उनसे पावर शिफ्ट होकर के क्राउन के हाथ में चला गया।
यानी कि अब जो कंपनी रूल थी वो क्या हो गई थी, क्राउन रूल हो गई थी। क्राउन रूल पे हम लोगों ने जितने भी एक्ट्स है उस पर वीडियोस बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हो। तो क्राउन रूल में जब चीजें आ गई, क्राउन के द्वारा जो है वो इंडिया को जब गवर्न करने लग गया था, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद सर्विसेज में काफी सारे चेंजेस की डिमांड आने लग गई। फिर 1885 में आपने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ। अच्छा ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक क्वेश्चन होगा कि आपको यह बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके द्वारा बनाया गया था, उस पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो क्या हुआ, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और कांग्रेस की डिमांड जो है वो सिविल सर्विस के लिए काफी हुई। क्या क्या डिमांड थी? पहला यह डिमांड था कि उनका ये कहना था कि सिविल सर्विस में एज लिमिट को इंक्रीज किया जाए। दूसरा कि यहाँ पे जो एग्जाम्स है जो कि सिर्फ लंदन में कंडक्ट कराई जा रही है उसको इंडिया में भी कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि इंडियंस उस वक्त हर इंडियंस के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो लंदन जाकर के पढ़ाई करें और लंदन में इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करें। 1885 में कांग्रेस की डिमांड के बाद 1886 में एक कमीशन बैठाई गई, जिस कमीशन का नाम था एटकिंसन कमीशन। इसके चेयरमैन थे सर चार्ल्स एटकिंसन। इनके द्वारा कमेटी बैठाई गई और ये कंसीडर किया गया, यानी कि जो कांग्रेस की डिमांड थी उसको कंसीडर किया गया और ये बताया गया कि ठीक है, इंडियंस का भी रिप्रेजेंटेशन इस एग्जाम्स में जरूरी है, इसीलिए इंडिया के जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। एटकिंसन कमीशन के द्वारा जो है वो 1887 में रिपोर्ट सबमिट करी गई, उनका रिकमेंडेशन सबमिट करा गया और जो मैंने बताया था कोविनेटेड सिविल सर्विसेज और अनकोविनेटेड सिविल सर्विसेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था उसको अबॉलिश कर दिया गया। उसको अबॉलिश करने के बाद यहाँ पे 3 तरीके का सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहला सिविल सर्विस था जो था इंपीरियल सिविल सर्विस, दूसरा जो था वो था प्रोविंशियल सिविल सर्विस, तीसरा जो था वो था सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज आपको देखने को मिलेगी, जो इंपीरियल सिविल सर्विस था उसमें काफी सारे जो है वो यूरोपियन कैंडिडेट्स का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा और बाकी जो भी दोनों अलग अलग सिविल सर्विस थे इसमें कुछ इंडियंस का जो है रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बढ़ा। फिर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश करी गई और इस कमीशन में क्या किया गया, इंपीरियल सिविल सर्विस जो थी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट बना ऑल इंडिया सर्विसेज और दूसरा पार्ट बना सेंट्रल सर्विसेज। उसके बाद हम आते हैं 1921 में। देखो 1921 में फिर एक कमीशन एस्टैब्लिश करी गई सिविल सर्विसेज के लिए, जिस कमीशन का नाम था इस्लिंगटन कमीशन। इसके जो चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड इस्लिंगटन। लॉर्ड इस्लिंगटन के द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा ये कहा गया कि सिविल सर्विस के अंदर में इंडियंस के लिए 25% सीट्स जो है वो हायर पोस्ट के लिए रिजर्व कर दिया जाए, ताकि हायर पोस्ट पे भी इंडियंस को मौका मिले, वो वहां जाकर के जॉब ले पाए, वहां जाकर के काम कर पाए। फिर 1921 के बाद क्या हुआ कि इस कमीशन के द्वारा ये कहा गया कि इंडिया और लंदन दोनों जगह एग्जाम्स कंडक्ट करवाने चाहिए और सही में ऐसा ही हुआ कि 1921 के बाद 1922 में एग्जाम्स जो है वो इंडिया में भी कंडक्ट कराने लग गई। और जब एग्जाम्स इंडिया में कंडक्ट होने लग गया तो 2 जगह एग्जाम्स होती थी इंडियन सिविल सर्विस के नाम से। एक होता था जो होता था इंडिया के अंदर में और दूसरा होता था लंदन के अंदर में। दोनों जगह एग्जाम्स होती थी, ठीक है। लंदन में जो एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती थी सिविल सर्विस का, उस कमीशन का नाम था वो था सिविल सर्विसेज कमीशन। इसके द्वारा जो है वो लंदन में एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती थी और इंडिया में एक कमीशन बनाया गया जिस कमीशन का नाम था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इंडिया में सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स कंडक्ट कराया गया और तब से लेके आज तक जो है वो इंडिया में एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाती है। फिर हम आते हैं 1924 में। 1924 में एक और कमीशन बनाई गई सिविल सर्विस के लिए और इस कमीशन का नाम था ली कमीशन। ली कमीशन के द्वारा एक रिकमेंडेशन दी गई कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया के अंदर में एस्टैब्लिश करी जाए और वैसे ही हुआ कि 1 अक्टूबर 1926 में क्या हुआ कि इंडिया के अंदर में एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ जिसके चेयरमैन बने रॉस बार्कर। और इसके बाद क्या हुआ कि 1935 में हम आते हैं। 1935 में क्या हुआ कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन थी उसको हटा करके एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया के अंदर में एस्टैब्लिश करी गई और उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इसी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को बदल करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बना दिया गया। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तब से लेकर के आज तक एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है यूपीएससी की और इसके बाद यहाँ से जो है लोग एग्जाम्स क्वालिफाई करके सिविल सर्वेंट्स बनते हैं। देखो एक फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर में सिविल सर्विस का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले सबसे पहले पर्सन तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे ही।
लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी सिविल सर्विस का एग्जाम्स क्वालिफाई किया था, क्लियर किया था 1920 में, और 1921 में इन्होंने सर्विस ज्वाइन करी, लेकिन कुछ ही समय के बाद इन्होंने सर्विस से रिजाइन दे दिया, ये कहते हुए कि ये ब्रिटिशर्स को लगता है कि क्या इंडियंस इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में केपेबल नहीं है, क्या इंडियन के पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाए। तो ये उनको साबित करना था कि इंडियंस भी इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर नौकरी नहीं करेंगे हम। इसीलिए उन्होंने इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया ताकि ब्रिटिशर्स का जो घमंड था इस एग्जाम्स को लेकर के वो तोड़ पाए और एक ये चीज़ साबित कर पाए कि इंडियंस के लिए कुछ भी जो है वो नामुमकिन नहीं है। और उसके बाद उन्होंने उनका नौकरी करने से भी इनकार कर दिया इस एग्जाम्स को, और उसके बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया। सो फाइनली हम लोगों ने सिविल सर्विसेज की जो भी हिस्ट्री थी, कैसे सिविल सर्विस का शुरुआत हमारे कंट्री में हुआ और किस तरीके से इसका एवेल्युएशन हमें देखने को मिलता है, उन सभी चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ हम रेगुलर लेकर के आते रहते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल जाकर के विजिट कर सकते हैं। काफी सारे कंटेंट्स हम लोगों ने चैनल पर डाल रखे हैं जो कि एग्जाम्स प्रिपरेशंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक सारे प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और वीडियोस पसंद आ रहा है तो चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भूलना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो, लाइक करो वीडियोस को। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर। महेश ठाकुर साइनिंग ऑफ।